नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के लिए भारतीय इतिहास के अंतर्गत मराठा साम्राज्य, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव से संबंधित टॉप 70 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, भारतीय इतिहास के अंतर्गत ये सभी टॉपिक आपके सिलेबस में दिया गया है, इसलिए आप लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले दोस्तों थ्योरी सेक्शन को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, भारतीय इतिहास में लगभग सभी टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, केवल इतने ही टॉपिक बचे थे, तो आज की इस क्लास में इन्हें भी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए। लास्ट में दोस्तों 70 प्रश्नों का टेस्ट जरूर दीजिए। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों मराठा साम्राज्य देखते हैं। देखिए दोस्तों, मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी थे, इन्हें याद रखिएगा। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में सिवनेर दुर्ग में हुआ था। कहाँ हुआ था? सिवनेर दुर्ग में हुआ था। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले एवं माता का नाम जीजाबाई था। तो ध्यान रखिएगा, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? शिवाजी थे, और इनके पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया था। यहां से प्रश्न बनता है कि अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत सबसे पहले शिवाजी ने किस पहाड़ी किले पर अधिकार किया था? तो तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया था। इसको ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों, 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। तो शिवाजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? रायगढ़ में बनाई थी, इसको ध्यान रखना है। और शिवाजी का राज्याभिषेक भी दोस्तों रायगढ़ में ही हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब ने दी थी, इसे याद रखिएगा। और गोरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक शिवाजी को माना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गोरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक शिवाजी को माना जाता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता था। और शिवाजी के अष्ट प्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था उसे सुमंत कहा जाता था। या आप कह सकते हैं जो विदेश मंत्री होता था उसे सुमंत कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में मुगल साम्राज्य के सेनापति राजपूत शासक महाराजा जय सिंह एवं शिवाजी के मध्य संपन्न हुई थी, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों, शिवाजी ने मुगलों से पुरंदर की संधि द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था। पूछा जाता है शिवाजी ने मुगलों से किस संधि द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? तो इसका जवाब है पुरंदर की संधि द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था। आगे है दोस्तों, बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए अफजल खां को भेजा था, इसे ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। शिवाजी को औरंगजेब ने मई 1666 ईस्वी में आगरा के जयपुर भवन में कैद कर लिया था। कहां पर किया था? आगरा के जयपुर भवन में कैद कर लिया था, जहां से वे 16 अगस्त 1666 ईस्वी में भाग निकले। आगे है दोस्तों, सभी पॉइंट ध्यान से देखते हुए चलिए। 1674 में शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। पूछा जाता है शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि कब धारण की थी? तो 1674 में धारण की थी। मात्र 53 वर्ष की आयु में 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो गई। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्ट प्रधान कहा जाता था, इसे याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। अष्ट प्रधान में पेशवा का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सम्मान का होता था, और शिवाजी को तोपे अंग्रेजों ने प्रदान की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है शिवाजी को तोपे किसने प्रदान की थी? तो अंग्रेजों ने प्रदान की थी, इसे ध्यान रखिएगा। संत तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे। पिछली बार यह प्रश्न पूछा गया था, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। संत तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे। शिवाजी की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के लिए राजा राम और संभाजी के बीच लड़ाई हुई थी, इसे ध्यान रखिएगा। और शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी था। कौन था? संभाजी था। 1689 को मुगल सेनापति मरखरब खां ने संगमेश्वर में छिपे हुए संभाजी को गिरफ्तार कर लिया और उसकी हत्या कर दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। संभाजी की हत्या दोस्तों औरंगजेब के शासनकाल में की गई थी। पूछा जाता है संभाजी की हत्या किसके शासनकाल में की गई थी? तो औरंगजेब के शासनकाल में की गई थी। संभाजी के बाद 1689 में राजा राम को नए छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक किया गया।
चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी सतारा को बनाया, इसे ध्यान रखिएगा। राजा राम मुगलों से संघर्ष करता हुआ 2 मार्च 1700 में मारा गया। चलिए आगे है दोस्तों, राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक करवाकर मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षिका बन गई। चलिए सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखते हुए चलिए। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व ताराबाई के हाथों में था, इसे ध्यान रखिएगा। पूछा जाता है औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था, तो ताराबाई के हाथों में था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद संभाजी के पुत्र साहू, जो कि औरंगजेब के कब्जे में था, वह भोपाल के निकट के मुगल शिविर से वापस महाराष्ट्र आया। आगे है दोस्तों, इसके बाद साहू एवं ताराबाई के बीच 1707 में खेड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें साहू विजयी हुआ। इसके बाद साहू ने सतारा में अपना राज्याभिषेक करवाया और साहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया, मतलब प्रधानमंत्री बनाया। आगे है दोस्तों, मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है और इसके बाद पेशवा बाजीराव प्रथम हुए। नेक्स्ट है दोस्तों, दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम था और बाजीराव प्रथम के बाद बालाजी बाजीराव अगला पेशवा बना। तो सभी पॉइंट ध्यान से देखते हुए चलिए। बालाजी बाजीराव के समय में ही पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ, जिसमें मराठों की हार हुई और अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई। तो पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था, 1761 में हुआ था। किसके बीच, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों, काशीराज पंडित ऐसे इतिहासकार हैं जिन्होंने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था। तो पूछा जाता है कौन सा इतिहासकार पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था, तो इसका जवाब है काशीराज पंडित। आगे बढ़ते हैं। अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय था, जो अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना था। मराठों के पतन में सर्वाधिक योगदान इसी का था। यह सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था। तो ध्यान रखिएगा, सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार बाजीराव द्वितीय था। आगे बढ़ते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1782 में अंग्रेजों और मराठों के बीच हुआ, जिसमें मराठों की विजय हुई। यह युद्ध सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ था। चलिए आगे है दोस्तों, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 के मध्य में हुआ, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई और मराठों की हार हुई। अगला है दोस्तों, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1819 के मध्य हुआ, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई और मराठों की हार हुई। इस युद्ध में मराठों की तरफ से पेशवा बाजीराव नेतृत्व कर रहे थे, परंतु उनकी अंग्रेजों के सामने ना चल पाई और उन्हें 8 लाख की वार्षिक पेंशन पर कानपुर के निकट बिठूर भेज दिया गया। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अंग्रेजों की जीत तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में हुई थी और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1818 में पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया था। कब, 1818 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी पॉइंट ध्यान से देखते हुए चलिए। अब यहां से दोस्तों ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम देखेंगे, तो आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए और लास्ट में 70 प्रश्नों का टेस्ट जरूर दीजिए। देखिए दोस्तों, भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से सबसे पहले पुर्तगालियों ने भारत में प्रवेश किया, उसके बाद डच और फिर अंग्रेज भारत आए। अंग्रेजों के बाद फ्रांसीसियों ने भारत में प्रवेश किया। तो यहां पर दोस्तों क्रम याद रखिएगा, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच और तीसरे नंबर पर अंग्रेज आए थे और चौथे नंबर पर फ्रांसीसी आए थे। तो चलिए सबसे पहले पुर्तगाल, डच और फ्रांसीसियों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद अंग्रेजों के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, पुर्तगालियों के बारे में ध्यान रखिएगा। सबसे पहले पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा कालीकट बंदरगाह पहुंचा था 1498 में। यहां कालीकट के जमोरिन शासक ने उसका स्वागत किया था। आगे दोस्तों, भारत और यूरोप के बीच समुद्री मार्ग की खोज वास्को डिगामा ने की थी, इसे ध्यान रखिएगा। और पुर्तगालियों ने सबसे पहले अपनी व्यापारिक कोठी कोचीन में लगाई थी। पूछा जाता है पुर्तगालियों ने सबसे पहले अपनी व्यापारिक कोठी कहां लगाई थी, तो कोचीन में लगाई थी, इसे ध्यान रखिएगा। पुर्तगाली अल्बुकर्क ने गोवा को जीता था, इसे ध्यान रखिएगा। कौन, अल्बुकर्क ने गोवा को जीता था। और भारत की आजादी के बाद भी गोवा पर पुर्तगालियों का शासन था और गोवा को आजादी दोस्तों 1961 में मिली थी, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। पुर्तगालियों ने गोवा के साथ साथ दमन एंड दीव को भी जीता था और पुर्तगाली के बाद डच लोग भारत आए थे। चलिए अब डचों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले डच कार्नेलिस हडसमान भारत आया था और
इन डचों ने मसूलीपट्टनम में पहली व्यापारिक कोठी लगाई थी। डचों के बाद दोस्तों अंग्रेजों ने भारत में प्रवेश किया। अब यहां से दोस्तों अंग्रेजों के बारे में देखेंगे। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज विलियम हॉकिंस था। यह जहांगीर के दरबार में 1608 में आया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अंग्रेजों ने पूर्व में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में लगाई थी और पश्चिम में सूरत में लगाई थी। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। यहां से दोस्तों थोड़ा सा फ्रांसीसियों के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद ब्रिटिश राज्य के अभ्युदय को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, भारत आने वाला प्रथम गवर्नर डुप्ले था। फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? डुप्ले था। इसे ध्यान रखिएगा। फ्रांसीसियों ने प्रथम व्यापारिक कोठी सूरत में लगाई थी। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। पांडिचेरी पर कब्जा फ्रांसीसियों ने ही किया था। चलिए यहां से दोस्तों ब्रिटिश राज के अभ्युदय को अच्छे से समझते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले 1608 में विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में व्यापार करने के उद्देश्य से आया। व्यापार की अनुमति मिलने के बाद अंग्रेजों ने सूरत और मसूलीपट्टनम में अपनी व्यापारिक कोठी लगाई और व्यापार करना शुरू कर दिए। तो यहां पर दोस्तों ध्यान रखिएगा, सबसे पहले विलियम हॉकिंस आया था जहांगीर के दरबार में 1608 में। चलिए आगे है दोस्तों, धीरे धीरे अंग्रेजों ने भारत के राजाओं की आपसी फूट और विद्वेष का फायदा उठाकर अधिकार करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट है, इसी कड़ी में दोस्तों अंग्रेजों ने सबसे पहले बंगाल को जीतने का प्रयास किया था। 23 जून 1757 को अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में प्लासी का युद्ध लड़ा गया और इस युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया गया। तो ध्यान रखिएगा, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों ने फिर 23 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजी सेनापति हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में बक्सर का युद्ध लड़ा। इसमें मीर कासिम को पराजित करके पूरे बंगाल पर कब्जा कर लिया। तो ध्यान रखिएगा, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद मैसूर के सुल्तान और उसके पुत्र टीपू सुल्तान को युद्ध में पराजित करके मैसूर राज्य पर कब्जा जमा लिया था। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। पूछा जाता है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। आगे है दोस्तों, टीपू सुल्तान की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम में 1799 को हुई थी। इसे ध्यान रखिएगा। उसके बाद इन अंग्रेजों ने मुगल वंश के शासक शाह आलम को पराजित करके दिल्ली पर कब्जा कर लिया और बाकी के राज्यों पर फूट डालो राज करो की नीति से पूरे भारत में फैल गए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राज्य हड़प नीति डलहौजी द्वारा लागू की गई थी। इसे ध्यान रखिएगा। पूछा जाता है, राज्य हड़प नीति किसके द्वारा लागू की गई थी? तो डलहौजी द्वारा लागू की गई थी। भारत का पहला गवर्नर जनरल दोस्तों विलियम बेंटिंक था। इसको ध्यान रखिएगा। पूछा जाता है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिंक था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। पिछली बार यह प्रश्न पूछा गया था, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग था। इसे आप लोग याद रखिएगा। सिखों के अंतिम गुरु दोस्तों गुरु गोविंद सिंह थे और सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी थे। इन्हें भी आप लोग याद रखिएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा और पुलिस का जनक माना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा और पुलिस का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है, लॉर्ड वेलेस्ली को बंगाल के शेर के नाम से जाना जाता था। इसे ध्यान रखिएगा। बंगाल का शेर किसे कहा जाता था? तो लॉर्ड वेलेस्ली को। नेक्स्ट है दोस्तों, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसको ध्यान रखिएगा। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल का विभाजन हुआ था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। यहां से दोस्तों प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में देखेंगे, तो इसे भी आप लोग ध्यान से देखिए। उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का टेस्ट आप लोग जरूर दीजिएगा। 70 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। इन सभी टॉपिक से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसे देखने को मिलेगा। तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। लास्ट में 70 प्रश्नों का टेस्ट जरूर दीजिए। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को ध्यान से देखिए। देखिए दोस्तों, 1856 में ब्रिटिश हुकूमत ने पुरानी बंदूक ब्राउन बैस बंद करके नई एनफील्ड राइफल बंदूक लेकर आए। इस नई बंदूक में गाय की चर्बी से बनी कारतूस का प्रयोग किया जाता था। आगे दोस्तों, यह चर्बी वाला कारतूस ही 1857 की क्रांति का प्रमुख
कारण बना। देखिए दोस्तों, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी से बने कारतूसों को मुंह से काटने से मना कर दिया था। फलस्वरूप उन्हें गिरफ्तार करके 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कब हुई थी, तो 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। इसे ध्यान रखिएगा। इसे 1857 के विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, इस विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। इसको ध्यान रखिएगा, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट है दोस्तों, यहां से दोस्तों प्रमुख विद्रोही क्षेत्र और नेतृत्वकर्ता देख लेते हैं, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछा जाता है। तो दिल्ली क्षेत्र में दोस्तों नेतृत्व कर रहे थे बहादुर शाह जफर। पूछा जाता है दिल्ली क्षेत्र में नेतृत्वकर्ता कौन था, तो बहादुर शाह जफर थे। कानपुर में दोस्तों नाना साहब थे, नेतृत्व कर रहे थे क्रांति की। और लखनऊ में दोस्तों बेगम हजरत महल नेतृत्व कर रहे थे। और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई नेतृत्व कर रही थी। जगदीशपुर जो कि बिहार में है, यहां से कुंवर सिंह नेतृत्व कर रहे थे। और बरेली से खान बहादुर खान नेतृत्व कर रहे थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको ध्यान रखिएगा। आगे है दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु 1858 में हुई थी और रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था। ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, इनको ध्यान से देखते हुए चलिए। रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल कहाँ है, ग्वालियर में है, इसको याद रखिएगा। और रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। क्या था, मणिकर्णिका था, इसको याद रखिएगा। अब यहां से दोस्तों ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव देखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो इसे भी आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। देखिए दोस्तों, भारत के साथ अपने संबंधों के शुरुआत से ही ब्रिटिश जो व्यापारियों के रूप में भारत आए थे और बाद में शासक और प्रशासक बन गए थे, इनका भारत की आर्थिक और सामाजिक प्रणालियों तथा शिक्षा, परिवहन आदि पर काफी प्रभाव पड़ा। आगे दोस्तों 1780 में वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। इस मदरसे में फारसी, अरबी और मुस्लिम कानून पढ़ाया जाता था। नेक्स्ट है दोस्तों, मैकाले ने भारत में शिक्षा के लिए अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया और भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से पड़ी है। इसे ध्यान रखिएगा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहे जाने वाले 1854 के चार्ल्स वुड के डिस्पैच को आधार बनाकर लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर ब्रिटिश भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास एवं बंबई की स्थापना 1857 में की गई थी। तो ध्यान रखिएगा, कलकत्ता, मद्रास और बंबई विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में की गई थी। किसके आधार पर, 1854 के चार्ल्स वुड के डिस्पैच को आधार बनाकर, ठीक है। और 1854 के चार्ल्स वुड के डिस्पैच को अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 1817 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने की थी। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की और देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। पूछा जाता है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, तो ज्योतिबा फूले ने की थी। इसे ध्यान रखिएगा। और प्रार्थना समाज की स्थापना डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने की थी और ये महाराष्ट्र के थे। आगे है दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने किया था और 1780 ईस्वी में J.A. हिक्की ने बंगाल गजट नामक समाचार पत्र प्रकाशित करना आरंभ किया था। तो ये सभी पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से देखते हुए चलिए। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था, इसे ध्यान रखिएगा। और डलहौजी के समय में ही प्रथम रेल मुंबई से ठाणे के मध्य 1853 में चलाई गई थी। तो भारत में प्रथम रेल 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। किसके शासनकाल में, डलहौजी के शासन काल में। आगे है, भारत में पहला सूती वस्त्र मिल बंबई शहर में स्थापित किया गया था। इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है,
लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल और बिहार का अस्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया था। पूछा जाता है बंगाल और बिहार का अस्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार ने 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में दोस्तों भारत में प्रथम जनगणना हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में प्रथम जनगणना हुई थी। नेक्स्ट है, लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। आगे बढ़ते हैं, लॉर्ड डलहौजी ने भारत में डाक टिकट, रेल, तार सेवा की शुरुआत की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, लॉर्ड डलहौजी ने ही डाक टिकट की शुरुआत की थी, रेल सेवा की शुरुआत की थी और तार सेवा की शुरुआत की थी। वर्ष 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने पहली टेलीग्राफ लाइन कलकत्ता और आगरा के बीच शुरू की थी। इसे ध्यान रखिएगा, कलकत्ता और आगरा के बीच पहली टेलीग्राफ लाइन लॉर्ड डलहौजी ने शुरू की थी। नेक्स्ट है दोस्तों, यहां तक दोस्तों आपका थ्योरी सेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया। अब यहां से मराठा ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव से संबंधित टॉप 70 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आप सभी लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, गोरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक शिवाजी को कहा जाता है, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। पेशवा किसे कहा जाता था, आप लोग बताइए, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए दोस्तों, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता था, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी थे, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की थी? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन अंग्रेज। अंग्रेजों ने शिवाजी को तोपें प्रदान की थी, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, शिवाजी ने मुगलों को पुरंदर की संधि द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहां हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक कहां हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन रायगढ़। शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन औरंगजेब। औरंगजेब के शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहां थी? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन रायगढ़। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ थी, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पानीपत की तीसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, आप लोग बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी, जिसमें दोस्तों अहमद शाह अब्दाली विजयी हुआ था और मराठों की हार हुई थी। तो यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किस शासक के शासनकाल में थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन शिवाजी। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद शिवाजी के शासनकाल में थी, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संत शिवाजी के समकालीन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन
तुकाराम। संत तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह सेना नायक कौन था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन अफजल खां। अफजल खां को भेजा गया था शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिवाजी मुगलों के कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन आगरा। देखिए दोस्तों, शिवाजी मुगलों के कैद से भागने के समय आगरा नगर में कैद थे, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए, ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन काशीराज पंडित। काशीराज पंडित ने दोस्तों पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था? विदेशी मामलों की देखरेख करने वाले को क्या कहा जाता था, आपको यह बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन सुमंत। देखिए दोस्तों, विदेशी मामलों की देखरेख करने वाले को सुमंत कहा जाता था, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और पेशवा दोस्तों प्रधानमंत्री को कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन बाजीराव द्वितीय। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय था, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन ताराबाई। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व ताराबाई के हाथों में था, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिवाजी का जन्म कब हुआ तथा कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन 1627 में जन्म हुआ था और 1674 में छत्रपति की उपाधि धारण की थी, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए, पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन 1818 में। पेशवाई को दोस्तों 1818 में समाप्त कर दिया गया था, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये दोस्तों गोवा पर अधिकार किया था, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया था? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन पुर्तगाली। सबसे पहले दोस्तों व्यापार करने के लिए पुर्तगाली आए थे, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहां उतरा था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन कालीकट। 1498 में वास्को डी गामा भारत के कालीकट में उतरा था, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा कहां का रहने वाला था? ऑप्शन है पुर्तगाल, हॉलैंड, अमेरिका, फ्रांस। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? आप लोग जल्दी से बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन पुर्तगाल। वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सभी प्रश्न ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास करिए। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है?
तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन सर टॉमस रो। सर टॉमस रो दोस्तों ये जहांगीर के दरबार में आकर जहांगीर से भेंट किया था, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी, किसके द्वारा की गई थी आपको यह बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन पुर्तगालियों द्वारा। पुर्तगालियों द्वारा भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन सूरत। भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न यूरोपियों में से कौन सा एक भारत में व्यापार के लिए सबसे अंत में आया था। ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन फ्रांसीसी। देखिए दोस्तों भारत में व्यापार के लिए सबसे अंत में फ्रांसीसी आए थे, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन गोवा। 1947 के बाद भी भारत का गोवा राज्य पुर्तगाल के अधीन बना रहा, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। देखिए दोस्तों तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है राज्य हड़प नीति किसके द्वारा लागू की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन डलहौजी। राज्य हड़प नीति डलहौजी के द्वारा लागू की गई थी, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन क्लाइव। 1757 में सिराजुद्दौला क्लाइव के द्वारा पराजित किया गया था, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे। ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन झांसी, नागपुर व सतारा को राज्य हड़प नीति के अंतर्गत कब्जे में लिया गया था, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था। ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन वारेन हेस्टिंग्स। द्वैध शासन नीति को वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन विलियम बेंटिक। भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सती प्रथा का अंत करने का श्रेय किसे जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों सती प्रथा का अंत करने का श्रेय लॉर्ड विलियम बेंटिक को जाता है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे इसके शासनकाल में ब्लैक होल की घटना घटी थी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के शासनकाल में ब्लैक होल की घटना घटी थी, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है सिखों के अंतिम गुरु कौन थे। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन गुरु गोविंद सिंह। सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे
प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, सिराजुद्दौला। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। भारत में सिविल सेवा और पुलिस का जनक किसे माना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा और पुलिस का जनक माना जाता है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बंगाल के शेर के नाम से किसे जाना जाता था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली को बंगाल के शेर के नाम से जाना जाता था, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, लॉर्ड कर्जन। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए, ये सभी प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जलियांवाला बाग हत्याकांड लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में हुआ था, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह कहां से शुरू हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, मेरठ से। 1857 का विद्रोह दोस्तों 10 मई को मेरठ से प्रारंभ हुआ था, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहां से किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, लखनऊ से। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किया था, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहां पर आपका राइट आंसर है दोस्तों डी ऑप्शन, मंगल पांडे। वर्ष 1857 के विद्रोह में सबसे पहले अपना बलिदान मंगल पांडे ने दिया था, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, नाना साहेब। कानपुर में दोस्तों नाना साहेब ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? आप लोग बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, मणिकर्णिका। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जगदीशपुर के राजा कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन, कुंवर सिंह। जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह थे, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, कुंवर सिंह ने। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में कुंवर सिंह ने किया था, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन, रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे कहां के विप्लव से जुड़े थे? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, बैरकपुर। मंगल पांडे बैरकपुर विप्लव से जुड़े थे, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? आप लोग बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन, मौलवी लियाकत अली।
इलाहाबाद में दोस्तों 1857 के संग्राम का नेता मौलवी लियाकत अली थे। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन खान बहादुर। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता खान बहादुर थे, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में प्रथम रेल लाइन किसने बिछवाई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी। भारत में प्रथम रेल लाइन लॉर्ड डलहौजी ने बिछवाई थी, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, वर्ष 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की थी वह किसके बीच थी? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन कलकत्ता और आगरा। लॉर्ड डलहौजी ने पहली टेलीग्राफ लाइन कलकत्ता और आगरा के बीच शुरू की थी, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन बंबई। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल बंबई शहर में स्थापित किया गया था, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा बंगाल और बिहार का अस्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल और बिहार का अस्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया था, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन लॉर्ड मेयो। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में किन नगरों के बीच हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन बंबई और ठाणे के बीच। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 में बंबई और ठाणे के बीच हुआ था, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा। सती प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा किया गया था, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन ज्योतिबा फूले। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकटों की शुरुआत की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने दोस्तों भारत में डाक टिकटों की शुरुआत की थी, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नांकित में से किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग ने दोस्तों 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की थी, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सती प्रथा को किसने अवैध घोषित किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन लॉर्ड विलियम वेंटिंग। सती प्रथा को अवैध लॉर्ड विलियम वेंटिंग ने घोषित किया था, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने की थी, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आज की यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यह क्लास आपको कैसा लगा आप लोग जरूर बताइए। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। अभी के लिए बस इतना ही। अब आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।